100 से 500 एडी का समय पोस्ट वैदिक पीरियड में एस्ट्रोनॉमी के ऊपर कई सारे टेक्स्ट लिखे गए जिनको सिद्धांत ज्योतिषी कहा जाता है। और ये कोई एक किताब नहीं बल्कि ये कई सारी किताबों को दिया गया एक कॉमन नाम है। इसमें शामिल थे सूर्य सिद्धांत, पितामह सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत और इसी तरह की कई सारी किताबें। और इन सब किताबों में मेनली सूर्य, चांद और बाकी ग्रहों के मोशन, उनकी पेरियोडिसिटी को पता लगाने की कोशिश की गई है कि कितने समय में ये बॉडीज अपनी साइकिल को कंप्लीट करती हैं, कितने दिनों में इनका मोशन अपने ओरिजिनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में दोबारा से शुरू होता है। लेकिन उन लोगों का इस चीज़ को समझाने का तरीका काफ़ी अलग था। आज हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365.24219 दिनों में लगाती है, जिसको हम एक सोलर ईयर या फिर एक साल भी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर चांद पृथ्वी का चक्कर 27.3216 दिनों में लगाता है। लेकिन सिद्धांत ज्योतिषी के समय लोग यह नहीं जानते थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और वह अपनी एक्सिस पर खुद भी घूमती है। लोगों ने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि हर दिन सूर्य उगता है और फिर डूब जाता है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को भी नोटिस किया कि हर दिन सूर्य एग्जैक्ट पोजीशन पर नहीं आता। मतलब हर दिन सनराइज के समय सन की पोजीशन में काफ़ी माइन्यूट सा, काफ़ी छोटा सा डेविएशन होता है। लेकिन हर 365 दिनों के बाद वह अपनी उस एग्जैक्ट पोजीशन के बराबर या फिर उसके काफ़ी क्लोज फिर से आ जाता है। और जब वह वापस से उसी पोजीशन पर आ जाता है तो उसके बेसिस पर एक साल को गिना जाता है। अब साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया कि 365 दिनों के बाद वह पोजीशन एग्जैक्ट सेम नहीं होती, उस पोजीशन में भी हल्का सा डेविएशन होता है। और हर साल इस हल्के से शिफ्ट को नोटिस करते करते उन्होंने एक कैलकुलेशन किया, उन्होंने एक प्रेडिक्शन की कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद सन अपनी एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर दोबारा से लौटेगा। और सन के मोशन की इस पेरियोडिसिटी को महायुग कहा जाता है। और सिद्धांत ज्योतिषी की कई सारी किताबों के अनुसार एक महायुग में 432,000 यानी कि 4.32 मिलियन साल होते हैं। अब इस महायुग को भी फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे सतयुग, द्वापर युग, कलयुग। खैर इस टॉपिक पर बात हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इस फिगर के बेसिस पर, इस वैल्यू के बेसिस पर एक कैलकुलेशन करो कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, तो उससे जो वैल्यू आएगी वो होगी 365.258 डेज, जो कि आज की मॉडर्न वैल्यू के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। सिमिलरली उन्होंने सोलर ईयर के बेसिस पर आसमान में मौजूद अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर लिया था। इसके लिए आप इस टेबल को देखिए, इसमें सन, मून, सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, वीनस के डेटा को बताया गया है। अब आप ये भी देखिए कि ये जो पीरियड्स हैं इनका नंबर कितना बड़ा है। और हिस्टोरियंस इस बात से काफ़ी सरप्राइज भी हैं कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल लिटरेचर में उस समय इतने बड़े बड़े नंबर्स का मेंशन है, इतने बड़े बड़े नंबर्स का जिक्र है। नंबर्स के लिए प्लेस वैल्यू सिस्टम के इन्वेंशन के पहले होल नंबर के अलावा यहाँ पर हेवनली बॉडीज़ की पेरियोडिसिटी को एक्सप्लेन करने का कोई और तरीका था ही नहीं, इसलिए उन्होंने इस तरीके को चुना। उस समय हमारे इंडिया के कुछ किंगडम्स जैसे ग्रीस, रोम और अरेबिया के संग व्यापार चलता था और इसी कारण इन दोनों किंगडम्स के स्कॉलर के बीच में नॉलेज का भी एक्सचेंज होता था। और इसी एक्सचेंज के कारण जो नॉलेज इंडिया में क्रिएट हुई थी वो ग्रीस, रोम और पर्सिया तक पहुंची। और इसी एक्सचेंज के कारण कुछ आइडियाज़ हमारी इंडिया तक भी आए। जैसा कि हम जानते हैं ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोथनीस 276 से लेके 194 BC, इन्होंने 2 अलग अलग जगहों पर वर्टिकल स्टिक्स की शैडो को ऑब्जर्व करके पृथ्वी के डायमीटर को कैलकुलेट किया था। और एग्जैक्टली यही सेम तरीका, बिल्कुल यही सेम तरीका सिद्धांत ज्योतिषी में भी मौजूद है। अब सिद्धांत ज्योतिषी के फेस के बाद हमारे इंडिया के काफ़ी ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स, मैथमेटिशियंस सामने आए, जैसे 5th सेंचुरी AD में आर्यभट्ट, 6th सेंचुरी AD में वराहमिहिर, 7th सेंचुरी AD में ब्रह्मगुप्त, 12th सेंचुरी AD में भास्कराचार्य। इनके आने के बाद हमारे इंडिया ने एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की फील्ड में काफ़ी रिमार्केबल अचीवमेंट डेवलप किए। अब एक और चीज़, जब पृथ्वी से प्लैनेट के मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है तो उनका मोशन यूनिफॉर्म नहीं होता, कभी वो फास्ट होता है, कभी स्लो, और कभी कभी तो रिवर्स डायरेक्शन में भी होता है। तो इस अजीबोगरीब बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए ग्रीक एस्ट्रोनॉट टॉलेमी 90 से लेकर 168 AD, टॉलेमी ने इस आइडिया को प्रपोज किया कि ये प्लैनेट पृथ्वी के अराउंड सर्कल में नहीं घूमते, बल्कि ये सर्कल के ऊपर सर्कल में घूमते हैं, जिसको एपीसाइकल्स कहा जाता है। और प्लैनेटरी मोशन का ऐसा ही सिमिलर एक्सप्लेनेशन आर्यभट्ट ने भी दिया था। आर्यभट्ट के आने के बाद सिद्धांतिक एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत हुई। सिद्धांतिक एस्ट्रोनॉमी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स
कि ये एस्ट्रोनॉमी प्लैनेट और स्टार्स की पोजीशन को समझाने के लिए मैथमेटिकल टेक्निक्स का भी यूज़ करती थी, जैसे कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। और इसी कारण एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स उस एज में काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी। यह काफ़ी प्राउड की बात है कि आर्यभट्ट पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थ के स्पिन के ऊपर बात की थी कि अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पर भी रोटेट करती है, अपनी खुद की धुरी पर भी घूमती है। इसका मतलब आर्यभट्ट इस बात को जान चुके थे कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता, बल्कि वो हमको घूमता हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर खुद ही रोटेट करती है। हालांकि उनके इस आइडिया को बाकी के स्कॉलर्स जैसे कि ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने आर्यभट्ट के इस फैंसीफुल आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि आर्यभट्ट ने ड्यूरेनल मोशन के ऊपर बात की थी, लेकिन वो उस कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए थे जहां तक कोपर्निकस पहुंच चुके थे। लेकिन उन्होंने सोलर और लूनर इक्लिप्स के ऊपर करेक्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया। इसके बाद सिद्धांतिक एस्ट्रोनॉमी वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त के हाथों में पहुंची। वराहमिहिर 485 से 587 AD। वराहमिहिर ने एस्ट्रोनॉमी के पास सिस्टम्स को आपस में जोड़ा पंच सिद्धांतिका में। इसके बाद ब्रह्मगुप्त ने सिद्धांतिक एस्ट्रोनॉमी की पूरी नॉलेज को ब्रह्म सपूता सिद्धांत में लिखा 628 AD में। लेकिन एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में सबसे ज़रूरी योगदान भास्कराचार्य ने दिया। उनकी एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी और ट्रीटीज ग्रह गणितम, प्लेनेटरी मोशन और इक्लिप्स की कंप्यूटेशन पर डील करती है। स्पेरिकल एस्ट्रोनॉमी पर उनकी किताब गोलध्याय काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल वर्क है। उन्होंने उन फॉर्मूले और मैथड्स को भी इम्प्रूव किया था जो कि पहले के एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा अडॉप्ट किए गए थे। उनकी किताब सिद्धांत शिरोमणि इंडियन एस्ट्रोनॉमी की सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसमें सभी एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज का सबसे सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन दिया गया है और इसको सबसे बेस्ट सिद्धांतिक टेक्स्ट माना जाता है। भास्करा ने ही सबसे पहले ये डिस्कवर किया था कि सन के अट्रैक्शन के कारण अर्थ के अराउंड मून ऑर्बिट की सेंट्रिसिटी में रेगुलर वेरिएशन होता है, और उन्होंने ये बात वेस्टर्न कंट्री में डिस्कवर होने से 4 सदी पहले ही बता दी थी। और उन्होंने ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी को भी काफ़ी डेवलप किया और कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट को अपनी किताब यंत्र अध्याय में डिस्क्राइब किया। और इस पीरियड में हमारी एस्ट्रोनॉमी पूरे वर्ल्ड की एस्ट्रोनॉमी से काफ़ी ज़्यादा आगे थी। लेकिन जब इंडिया में साइंस का डाउनफॉल हुआ तो एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज कहीं पर गायब नहीं हुई, बल्कि हमारी इंडियन एस्ट्रोनॉमी की किताबों को अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया। ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सपूता सिद्धांत को अल बिरूनी के द्वारा ट्रांसलेट किया गया और इसके अरेबिक ट्रांसलेशन को सिंध हिंद कहा जाता है। एक अरेबिक स्कॉलर कनक अल हिंद ने कुछ टेक्स्ट को कंपाइल किया जिसको जिज अल सिंध हिंद कहा जाता है। इसमें उन्होंने ब्रह्म सपूता सिद्धांत के आइडियाज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके बाद अरेबिक स्कॉलर्स ने कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स कंपाइल किए जिनको जाइजेस कहा जाता है। कई सारी एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स बनाई गई। लेकिन 15वीं सेंचुरी में जब कोपर्निकस और गैलीलियो ने अपनी थ्योरीज और मॉडल सामने रखे तो यूरोपियन एस्ट्रोनॉमी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई। और टेलीस्कोप की डिस्कवरी के बाद यूरोपियन एस्ट्रोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा पुश मिल चुका था। और ये वो टाइम आ चुका था जब इंडियन और अरेबियन एस्ट्रोनॉमी काफ़ी ज़्यादा पीछे जा चुकी थी। इसके बाद इंडियन एस्ट्रोनॉमी को काफ़ी छोटा पुश मेडिवल इंडिया में मिला, वो भी जयपुर में राजा सवाई जयसिंह के पर्सनल इंटरेस्ट के द्वारा। जहां मुगल रूलर ताजमहल जैसी बिल्डिंग बनाने में लगे हुए थे, वहीं राजा जयसिंह ने एस्ट्रोनॉमी को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वेटरीज बनाई। जयसिंह ने अपनी एस्ट्रोनॉमी के ऊपर किताब लिखी और उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को ऑब्जर्व करने के लिए काफ़ी बड़ी 2 ऑब्जर्वेटरीज को बनाया जिनको आज जंतर मंतर कहा जाता है, जो एक दिल्ली में मौजूद है और एक जयपुर में है। और ऐसी 3 और छोटी ऑब्जर्वेटरीज एक मथुरा में, एक उज्जैन में और एक वाराणसी में मौजूद है। लेकिन जयपुर में मौजूद जंतर मंतर अपने आप में ही एक रिस्पेक्ट गेन करता है, क्योंकि वहाँ पर इतने डिटेल्स के साथ इक्विपमेंट को अरेंज किया गया है कि वहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जिससे कि आप अपनी नेकेड आई से एस्ट्रोनॉमी को ऑब्जर्व कर सकते हो। वैसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग जंतर मंतर जा चुके हैं और आपको वहाँ जाकर कैसा फील हुआ। हालांकि 10th से लेकर 19वीं सेंचुरी का पीरियड जब इंडियन साइंस पूरी डार्कनेस में मौजूद थी, लेकिन उस पीरियड में भी हमारे इंडिया के एक छोटे से कोने में साइंस को समझने की, एस्ट्रोनॉमी को समझने की और मैथमेटिक्स को समझने की आग बनी हुई थी। और वह जगह थी केरला। जी हाँ, केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। ऑलमोस्ट सभी केरला स्कूल आर्यभट्ट के फॉलोअर थे। उस टाइम पर परमेश्वर और नीलकंठ काफ़ी फेमस थे।
नीलकंठ ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल को भी डिस्क्राइब किया, जिसमें मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न सन के अराउंड मूव करते हैं। और शायद आपको ये बात पता ना हो, उनकी ये अचीवमेंट काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है, क्योंकि नीलकंठ ने इस चीज़ को कोपरनिकस से पहले ही बता दिया था। तो फ्रेंड्स, ये सब था पोस्ट वैदिक पीरियड की एस्ट्रोनॉमी के बारे में। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।